पहली बात तो ये मान लेना चाहिए कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये मुसलमानों की लड़ाई है तो फिर कोई अशोक पांडे क्यों लड़ेगा, नंबर वन। और दूसरा, उनके लिए इसको लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती, अगर ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती तो फिर अडानी के जिम्मे सारा कुछ करने भर से वो खुश हो जाते, उसके आगे कुछ और करने की जरूरत उनको क्यों होती। अगर ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती तो ठीक है, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उसकी जगह पे राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, कह रहे हैं दो की बात और है और बना लेंगे, मान लीजिए, उनको खामोश हो जाना चाहिए था। दरअसल ये लड़ाई इस देश में किस तरह का शासन रहेगा और किस तरह की लूट रहेगी, इसको तय करने की लड़ाई है। ये बात बहुत साफ साफ हमको समझना पड़ेगा। और उस लड़ाई में मुसलमान एक सुविधा बन के आते हैं, एक कॉमन दुश्मन बन के आते हैं। अभी रतनलाल साहब थे, चले गए। रतनलाल साहब जो बात कर रहे थे, जहां जाके उन्होंने बात खत्म की थी, वो बेहद इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरह से दलितों और पिछड़ों के भी एक बड़े हिस्से को ये ऑपरेशन मनुस्मृति का हिस्सा बना लिया गया है या मनुस्मृति प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। वो तरह क्या है? एक कॉमन दुश्मन दिखाइए कि मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन हैं, मुसलमानों को दुश्मन दिखाते रहिए और उसके पीछे सारे लोग एक हो जाएंगे, सारे लोग एक होकर वोट देंगे। और जब ये सब तमाशा चल रहा होगा तो इस देश की तमाम संपत्ति, इस देश की तमाम सारी चीजें कैपिटलिस्ट के हाथ, सीधे कहिए अडानी अंबानी के हाथ धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगे और सारी संस्थाओं पे कब्जा करके अपने हिसाब से चीजों को रंग लिया जाएगा, अपने हिसाब से चीजों को बना लिया जाएगा। अब दो तीन सवाल और छोटे छोटे। सिविल सोसाइटी का मामला, मुझसे पहले आप कह रहे थे और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है और खतरे उठा के लड़ रहा है तो वो सिविल सोसाइटी लड़ रही है। आखिर उमर खालिद जेल जाता है, अभी तक कोई बड़ा मुस्लिम नेता तो जेल नहीं गया जो संसद के अंदर बैठा हुआ है। उमर खालिद जेल जाता है। नेता के लिए तो कितना आसान है कि चवन्नी नहीं हूं, पलटूंगा नहीं, और हाँ जी मैं चवन्नी हूं, लीजिए पलट गया। कितना आसान काम है ये। आप जिनके भरोसे उम्मीदें पालते हैं, आप जिनकी सभाओं में जाके बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, आप जिनके लिए सोशल मीडिया पे दिन रात लड़ते हैं, वो कब चवन्नी अठन्नी बन के पलट जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और आप ना शर्मिंदा हो पाते हैं ना दुखी, क्योंकि आपको अभी और लड़ाइयां लड़नी हैं, उनके हिस्से की गालियां भी आपको ही खानी है। और ये केवल सोशल मीडिया का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग पूरे देश में लड़ रहे हैं और बिना किसी सहायता के लड़ रहे हैं। आप लड़िए, आपके ऊपर तुरंत लग जाएगा कि कांग्रेस से पैसा आ रहा होगा, फलां से पैसा आ रहा होगा, ढिमका से पैसा आ रहा होगा। कहां से पैसा आता है लोग जानते हैं, और इन लड़ाइयों में क्या क्या कीमत चुकाई जाती है वो लोग जानते हैं। मैं अगर यहां कहूं कि मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी तो बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि लोगों ने पता नहीं क्या क्या छोड़ा है। लेकिन जब पॉलिटिकल क्लास का सपोर्ट हमें चाहिए होता है तो मैं माफी चाहूंगा कि हमारा पॉलिटिकल क्लास इतना ज्यादा एलीट है, वो साउथ दिल्ली से लेकर और जहां हम बैठे हुए हैं उस इलाके तक इतना व्यस्त है कि इसके बाहर निकलकर ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और बाकी सारे जगहों में जाने का वक्त नहीं है उसके पास। लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद तो आप छोड़ दीजिए। वो जाता है तो वैसे ही जाता है जैसे पुराने शहंशाह जाते थे। जाता है, एक पूरे उसके पीछे काफिला चलता है, बड़ी मुश्किल से अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसको 5 मिनट मिलता है। हाँ, जब उसको आपसे काम होगा तो उसकी उम्मीद जरूर होगी कि उसके कॉल की पहली घंटी पर आप उठा लें। अगर 3 घंटियां बज जाएगी तो उन्हें लगेगा कि उनकी बेइज्जती हो गई है। जब आपको जरूरत होगी तो वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। और इस देश का जो पॉलिटिकल क्लास है, जो खुद को विपक्ष कहता है, खुद को सेकुलर कहता है, मेरी सारी शिकायत उससे है। उसे वोट चाहिए, उसे मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन जिन इलाकों में लिंचिंग हुई है, राजस्थान के, मैं घूमा हूं, गया हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं, माफ कीजिएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके पास पहुंचा नहीं है। दिल्ली के बयानात को छोड़ दीजिए। फारूक साहब बैठे हैं, कश्मीर पे कुछ कहना कुफ्र होगा आपके सामने, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में बैठकर कश्मीर भारत का हिस्सा है करने वाले श्रीनगर के कुछ इलाकों से कभी बाहर निकलकर जाकर देखने की जहमत नहीं उठाते कि वहां के गांवों में, वहां के छोटे छोटे कस्बों में AFSPA के तहत आम मुसलमान किस तरह की जिंदगी जी रहा है। वो भी नहीं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। अभी उत्तराखंड में जो घटना हुई है हल्द्वानी में, आप सब लोग जानते हैं। हल्द्वानी के लोकल विधायक के अलावा आपने किसी को वहां पहुंचते देखा या कोई उम्मीद करते हैं आप कि कोई वहां पहुंचेगा?
एक जो ये पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हो गई है कि हम सेकुलर हैं तो मुसलमान तो हमको वोट देगा ही, बाकियों को खुश करो, तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में जाने के वादे आपको दिख जाएंगे। लेकिन जहां आग लगी है, जहां मस्जिद तोड़ी गई है, जहां मकबरा तोड़ा गया है, दिल्ली में तोड़ा गया 600 साल पुराना, राखी त्रिपाठी गई थी, डॉक्टर साहब गए थे, नेता कौन गया था? और अगर इन दोनों के ऊपर हमला हो जाता तो क्या कहा जाता पता है? जो हमारी एलीट सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी, उसमें कहा जाता पागल हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, जरूरत क्या थी? ये ओवरऑल माहौल है। चुनाव कैसे जीता जाएगा वो मैं नहीं जानता। अगर मैं जानता तो मैं कहीं का एमपी होता। दानिश भाई अच्छे से जानते होंगे चुनाव कैसे जीता जाता है, फारूक साहब जानते होंगे। मैं तो नहीं जानता चुनाव कैसे जीता जाएगा, ना मैं कोई तसव्वुर करता हूं कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन समाज के भीतर की ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी, ये मैं इसलिए थोड़ा बहुत समझ पाता हूं क्योंकि मैं इतिहास पढ़ता हूं। मैं इजराइल को देख रहा हूं, फलस्तीन पे अत्याचार करते पिछले 40-35 सालों से तो मैं पढ़ रहा हूं, 35 साल मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, और मैंने देखी है दुनिया की खामोशी। आज जाकर दुनिया में थोड़ी बहुत आवाज उठनी शुरू हुई है। फैसला हमें सिर्फ यही करना है कि क्या हम जब उस रास्ते पर जब चल रहे हैं तो क्या यहां भी 35 सालों तक खामोशी बनी रहेगी? क्या 30-35 साल हम इंतजार करेंगे कि सब कुछ जब तबाह बर्बाद हो जाए उसके बाद हम बोलना शुरू करें, या खतरे उठा के बोलेंगे? और यकीन जानिए इस देश की सिविल सोसाइटी ने तो ये तय किया है, और मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं, भले मैं सबको ना जानता हूं और ज़्यादातर लोग मुझे ना जानते हूं, मैं सबकी तरफ से देख रहा हूं और बोल रहा हूं कि इस देश के ढेर सारे प्रोफेसर्स, राइटर्स, सिविल सोसाइटी में जिस जिस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने तो अपने कंधे पर यह बोझ लिया है कि जब तक ताकत होगी बोलेंगे। हम डिनर में इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से मजाक करते हैं कि कभी जेल चले जाएं तो यार संभाल लेना जरा ये वाली चीज। तो हम तो तैयार हैं इस बात के लिए। हमारी जो सियासी पार्टियां हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो तैयार हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बाहर निकलने के लिए, अपने इलाकों से बाहर निकलने के लिए, अपने एलीट जो घेरा बना के रखा है उससे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या वो जनता से जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वो जनता के सुख दुख में भागीदार होने के लिए तैयार हैं? या फिर सिर्फ इतना ही है कि जो लोकसभा नहीं जीत सकते हैं वो सोशल मीडिया और टीवी पर चमकते रहें ताकि राज्यसभा मिल जाए और एक इम्यूनिटी मिल जाए? हालांकि अब राज्यसभा और मुख्यमंत्री होना भी इम्यूनिटी नहीं देता है, तो शायद उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये वाली इम्यूनिटी भी शायद अब पुराने ज़माने की बात हो गई है। मैंने बहुत तल्ख बातें कहीं, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन हकीकत यह है कि मीठी मीठी बातों का वक्त ख़त्म हो गया है। 3 महीने बाद चुनाव है, मैं क्या कर सकता मैं नहीं जानता, मैं जो कर पाऊँगा करूँगा, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो करेंगे। लेकिन चुनाव कोई जीते, ये लड़ाई कम से कम अगले 30 सालों की है, और इस 30 सालों की लड़ाई के लिए अगर हम तैयार नहीं हो पाए, अगर अपनी कुर्बानियों के लिए हम तैयार नहीं हो पाए, तो कम से कम हमारी 3 नस्लें ऐसी होंगी जो इसका खामियाजा भुगतेंगी। तय हमें करना है। बहुत शुक्रिया।